हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज जो पोएम आपके लिए लेकर आया हूँ वो क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से ली गई है और ये इस बुक की फर्स्ट पोएम है और इस पोएम को लिखा है शर्ली टोल्सन ने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोएम में पोइटेस ने, कवित्री ने एक फ़ोटोग्राफ को देखकर वो अपनी माँ को याद करती है, अपनी माँ से जुड़ी हुई यादें, अपनी माँ से जुड़ी हुई बातें, उन बातों को याद करने की वो कोशिश करती है। अब वो कौन सी बातें थी, कौन सी वो यादें थी जिन्हें वो फ़ोटोग्राफ को देखकर याद करती है, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और इस पोम को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें पोइटेस जो है वो उस फोटोग्राफ को देखकर क्या सोचती है, कौन सी बातों को याद करती है। तो पहला स्टेंजा में जो पोइटेस बताती है कि किस तरीके से द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स went paddling, each one paddling one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. पोइटस कहती है, कवित्री कहती है कि किस तरीके से गत्ते के फ्रेम में लगा वो फोटो दिखा रहा है, बताता है कि किस तरीके से दो लड़कियां जो हैं उस फोटो के अंदर पैडलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। पैडलिंग का मतलब होता है समुद्र के किनारे उतले हुए पानी के अंदर जब हम चलते हैं बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, नंगे पैर, तो उसे पैडलिंग कहा जाता है। तो वो कार्डबोर्ड जो गत्ते के फ्रेम में लगा हुआ जो फोटो है, उस फोटो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियां जो हैं, दो चचेरी बहनें जो हैं वो पैडलिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और दोनों ने क्या किया है, मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो है वो उन दोनों में सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, और मेरी माँ की उम्र कितनी है, लगभग 12 साल। यानी पोइटिस बताते हैं कि उस फोटो के अंदर जो जो वो चीज़ वो देखती है वो बताती है कि किस तरीके से उस फोटो में दो चचेरी बहनें हैं वो पैडलिंग करती हुई नज़र आ रही हैं और दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है और मेरी माँ जो है उन दोनों से बड़ी है उम्र में, और मेरी माँ की जो उम्र उस वक्त रही होगी वो 12 साल है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेंजा में ये बातें बताई गई है कवित्री के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइटिस क्या कहती है? पोइटिस कवित्री कहती है, ऑल All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यानी पोइटस कहती है कि वो तीनों जो लड़कियां हैं, यानी मेरी माँ और मेरी माँ की दोनों जो कजिन्स हैं, वो एकदम स्थिर खड़ी है, बिना हिले डुले उसके अंदर खड़ी हैं, उस वहाँ पर खड़ी हैं उस फोटो के अंदर, और उनके चेहरों पे जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, वो उनके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को चीरती हुई साफ नज़र आ रही है। यानी जब अंकल ने उनकी फ़ोटो क्लिक की थी, फ़ोटो खींची थी, यानी उनके साथ उनके अंकल थे, और अंकल ने जब उनकी फ़ोटो खींची थी तो तब उनके चेहरे पर जो हंसी थी, जो मुस्कुराहट थी, वो उनके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को चीरती हुई साफ नज़र आ रही है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी माँ का जो चेहरा, यानी पोइटिस कवित्री जो कहती है कि मेरी माँ का जो चेहरा है वो तो बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये फ़ोटो तब की है जब मैं जन्मी भी नहीं थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और जो समुद्र उस फोटो में नज़र आ रहा है वो ऐसा लग रहा है जिसने अपने आप को बिल्कुल भी, या यूं कहिए कि न के बराबर बदला है। वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, लेकिन वो क्या कर रहा है, उन लड़कियों के, यानी मेरी माँ और उनकी जो कजिन्स हैं, उनके पैरों को धोता हुआ उसके अंदर वो दिख रहा है। यानी पैर जो है, ये टेरिबली ट्रांजिट, मतलब यहाँ टेरिबली ट्रांजिट का मतलब है यानी जो क्षणिक हैं, बहुत ही अत्यंत क्षणिक हों, यानी जिनमें बदलाव संभव है, निश्चित रूप से जो बदलने वाले हों, क्योंकि छोटे बच्चों के पैर होते हैं वो तो आप, यानी जो बॉडी है, जो शरीर है, उसमें निश्चित रूप से बदलाव संभव है। आज जैसे हैं वो हमेशा वैसे नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से उसमें बदलाव संभव है। तो अत्यंत क्षणिक, यानी जो पैर हैं जो आज बदलने वाले हैं, जो आगे बदल जाएंगे, उन चीज़ों को, उन पैरों को धोता हुआ वो समुद्र जो है वो नज़र आ रहा है। अब अगले स्टेंजा में पोइटिस क्या कहती है? कवित्री कहती है, सम 20-30 ईयर्स लेटर सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब आगे कहती है, अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि किस तरीके से मेरी माँ जो है 20-30 साल बाद, यानी उस फोटो को, यानी जब 12 साल की उम्र में मेरी माँ ने वो फोटो खिंचवाई थी, उसकी 20-30 साल बाद मेरी माँ क्या करती थी, उस कवित्री को याद आता है कि मेरी माँ उस फोटो को देखकर हंसती थी। फोटो को देखकर, स्नैपशॉट का मतलब भी होता है फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी और वो कहती थी, सी बैटी एंड डोली, देखो ये बैटी है, ये डोली है, यानी ये मेरी कजिन्स है। ये बात कवित्री को कवित्री की माँ बताती थी। वो कहती थी, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कहती थी देखो किस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने हमें बीच पे जाने के लिए तैयार किया है, कैसे हमें कपड़े पहनाए। ये बात भी कवित्री को कवित्री की माँ बताती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास, यानी उस समुद्र पर छुट्टी का दिन जो वहाँ बिताने गई थी, घूमने गई थी, वो दिन जो था मेरी माँ के लिए पास्ट था, उसका बचपन था, उसका अतीत था।
माइन इज़ हर लाफ्टर। और अब कवित्री कहती है कि अब वो जो उस फोटोग्राफ को देखकर जब मेरी माँ हंसती थी, तो वो जो हंसी थी, जो वो मुस्कुराहट थी मेरी माँ की, आज वो मेरा अतीत बन गई है, आज वो मेरी याद बन गई है, क्योंकि अब मैं उसे चाहकर भी वापस उन यादों को नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि कवित्री की जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कवित्री कहती है कि मेरी माँ का बचपन, मेरी माँ का जो अतीत था वो तो था उसका बचपन, मेरी माँ का पास्ट था, और मेरा पास्ट क्या है, मेरा पास्ट मेरी माँ की हंसी है। बोथ राई विद द लेबोर्ड ईज ऑफ लॉस। और दोनों ने, यानी इस संदर्भ में बताया है कि दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है। कवित्री की माँ ने क्या खोया था? कवित्री की माँ ने अपना बचपन खोया था। समुद्र के किनारे जो छुट्टी का दिन था, जो बिताने वहाँ छुट्टी का दिन बिताने वो गई थी, वो जो पल था, उस पल को कवित्री की माँ याद कर बहुत मतलब हंसती थी, तो उस पल को बहुत याद करती थी, बहुत मिस करती थी। तो उस पल को उसकी कवित्री की माँ ने खोया था, और उस पल को जब याद करके कवित्री की माँ हंसती थी, तो वो हंसी जो थी, वो कवित्री कहती है कि वो हंसी जो है मेरी माँ की, मुझे रह रह कर याद आती है, और आज मैंने उस हंसी को खो दिया है, क्योंकि आज मेरी माँ जो है मेरे साथ नहीं है। अब मैं चाहकर भी उस हंसी को प्राप्त नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब दोनों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया है, और जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से उस चीज़ को खोकर अब बड़ी जैसे तैसे उन्होंने जीवन को आसान बनाने की कोशिश की है। कवित्री ने अपने जीवन को अब आसान बनाने की कोशिश की है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैन ईयर्स दैट गर्ल लिव्ड। अब पोइटस कहती है कि अब मेरी माँ जो है उन्हें मरे हुए लगभग इतने साल हो गए जितने कि उस फोटो में उनकी उम्र थी। यानी कहने का मतलब उस फोटो में मेरी माँ की उम्र, कवित्री की माँ की उम्र थी 12 साल। तो कवित्री कहती है कि आज जब वो उस फोटो को देख रही है, तो उस फोटो को देख रही है तो उनकी माँ जो है, उनकी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए। ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और आज इस परिस्थिति में उनके पास, यानी कवित्री के पास कहने को कुछ भी नहीं है। वो दुख से इतनी ज़्यादा भरी हुई हैं कि उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंसेस, यानी आज अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, और एक अजीब सी शांति का वातावरण वहाँ पर छाया हुआ है। तो इस तरीके से इस पोम के अंदर कवित्री ने अपनी एक फ़ोटोग्राफ को, अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को देखकर वो बातें, वो यादें जो स्मरण करने की कोशिश की हैं, जो बातें और यादें याद की हैं, और इस तरीके से इसके अंदर बताया गया है। या यूँ कहिए कि इस तरीके से फ़ोटोग्राफ को देखकर वो कवित्री सैली टॉल्सन जो है अपनी माँ को याद करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इस पोएम को समझाने की कोशिश की है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इस पोएम में यूज़ की गई लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई हैं इस पोएम के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। एक तो है ऑक्सीमोरोन और दूसरी है एलिट्रेशन। पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है और एलिट्रेशन क्या होता है। फिर इनके एग्जाम्पल हम पोएम में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ इनके एग्जाम्पल शो किए गए। तो सबसे पहले ऑक्सीमोरोन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीमोरोन इज डिफाइंड एज अ फ्रेज दैट कंबाइंस 2 वर्ड्स दैट सीम टू बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। यानी ऑक्सीमोरोन वो लिटरेरी डिवाइस है जो किसी फ्रेज के अंदर जब कोई 2 वर्ड एक साथ आते हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हों, यानी एक तरह से अपोजिट प्रतीत होते हों, तो वो जो डिवाइस होती है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीमोरोन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे लेबर्ड इज़, ये फ्रेज़ है लेबर्ड इज़। तो यहाँ पर लेबर्ड का मतलब होता है बहुत कठिनाई से प्राप्त किया गया, और इज़ मतलब होता है आसान। तो दोनों वर्ड जो हैं अपने आप में एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो ऑक्सीमोरोन का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीमोरोन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया। इसी तरीके से एलिट्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो एलिट्रेशन का मतलब होता है, alliteration is when 2 or more words that start with the same consonant sound are used repeatedly in a phrase or a sentence। यानी alliteration का मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी व्यंजन जो ध्वनि हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ध्वनि कॉन्सोनेंट वर्ड हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है, बार बार यूज़ किए जाते हैं एक ही सेंटेंस में, एक फ्रेज में, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। आपको याद रखना है कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं कॉन्सोनेंट की नहीं बात कर रहा बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ। जब भी आप एलिट्रेशन की पहचान करें तो आप उस स्टेंजा में देखेंगे कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ पर है। अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हैं तो आप मानकर चलें वहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे साइलेंस, साइलेंसेस, ये भी अपने आप में एलिट्रेशन है। ठीक है। और आगे देखते हैं टेरिबली ट्रांजिएंट,
टेरेबली, ट्रांजिएंट, दोनों में टे साउंड कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया है, टे टेरेबली एंड ट्रांजिएंट दोनों कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ की गई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से जैसे ये रहा स्टूड स्टिल, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ हुआ है, और है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इजीली हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। तो इस तरीके से इस पोम में जो भी कुछ बताने का था मैंने आपको बता दिया है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। जो लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर यूज़ की गई थी वो भी मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स हु आर स्पेशली इन 11th class. And friends, I would like to tell you that if you haven't subscribed my channel so far, please subscribe my channel and press the bell icon as well, so that you may get notification whenever I upload any new video regarding this class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, keep watching, keep growing, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.